के शो में सोने की कीमत में सट्टा रुक गया, गोल्ड माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सोना इंटरनेशनल मार्केट और मुल्की कवानीन के मुताबिक ट्रेड क्यों नहीं हो रहा? सोने की कीमत को शफाफ बनाने के लिए इदारों से राब्ते। जुलाई और अगस्त में 4.97 मिलियन डॉलर मालियत का सोना दरामद किया गया। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आपके सामने कुछ दिन कबल हमने आपको ये बताया था कि किस तरह पाकिस्तान में इनफॉर्मल इकॉनमी यानी वो मईशत जो एग्जिस्ट करती है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को कितना नुकसान भुगतना पड़ता है। ये आपको बताते चलें कि जब हम ये कहते हैं कि करेंसी इन सर्कुलेशन 29% हो चुकी है M2 का, यानी जो आपका पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो मॉनेटरी इकोसिस्टम है, तो हम ये कहते हैं कि तकरीबन 7.5 से 8 खरब रुपए ऐसा कैश है जो कि मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, कैश इन सर्कुलेशन है। और जितना ये ज्यादा कैश इन सर्कुलेशन होता है, यानी कि जितना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मईशत में कम होती है, उसका असर इस तरीके से पड़ता है कि उतनी ज्यादा महंगाई और उतनी ज्यादा करप्शन भी होती है। हमने देखा है फिर ये पैसा प्रॉपर्टीज में जाता है, फाइलों में जाता है, रियल एस्टेट में जाकर वहां कीमतों को स्पेकुलेट करता है, फिर यही पैसा डॉलर के अंदर जाता है, जखीरा अंदोजी में इस्तेमाल होता है, अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें बढ़ती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, और फिर यही पैसा हमने देखा है सोने की खरीदारी में भी खर्च होता है। तो अगर आपको बताया जाए कि मसले की जड़ क्या है, तो मसले की जड़ जहां से मसले को पकड़ना है वो करेंसी इन सर्कुलेशन है, जिसके बारे में आपको बताया था कि भारत में किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन प्रिवेल कर रही है, वहां पर किस तरह से फकीर से लेकर मांगने वाले से लेकर कचोरी वाला या 10 रुपए या 20 रुपए का कारोबार करने वाला भी अब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा थ्रू फिनटेक कंपनीज बन चुका है। और इस बारे में पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता 1-2 रोज में कुछ पेशरफ्त तो हुई है, लेकिन खातिर खा पेशरफ्त नहीं है। अब होता क्या है, जब कैश इन सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ता है तो फिर ये कैश लोग बजाय अपने घरों में कैश की सूरत में रखने के, उनकी कोशिश होती है कि इसको स्टोर किया जाए, इसको किसी ऐसे एसेट में स्टोर किया जाए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो आपका डॉलर हो, या चाहे वो आपका गोल्ड हो, या कोई ऐसा फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें उस पैसे को सेव किया जाए, ताकि उस पैसे की कीमत गिरे ना। जितनी ज्यादा महंगाई होती है उतना पैसा एरोड करता है अपनी वैल्यू। जैसे मिसाल के तौर पे माजी के पिछले साल में 2022 में अगर इन्फ्लेशन रेट 20% रहा और अगर आपके पास कैश था 10,000 रुपए, तो आपका कैश तकरीबन 20% से उसकी जो वैल्यू थी वो कम हो गई, क्योंकि महंगाई 20% से बढ़ गई, आपकी कुव्वत खरीद 20% से कम हो गई। अब इसी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास कैश है और हम ये कह रहे हैं कि 8 खरब रुपए का कैश इकोनॉमी में पड़ा हुआ है, सर्कुलेट कर रहा है, तो फिर ये कैश अपनी जगह ढूंढता है, यानी एसेट ढूंढता है। और फिर किस एसेट में ये कैश सबसे ज्यादा गया 2022 में, ये तफसीलात प्रोग्राम बेनकाब में आपके सामने रखते हैं। एक रिपोर्ट टॉप लाइन रिसर्च की आपके सामने रखते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप देखेंगे कि साल 2022 में सबसे ज्यादा किस एसेट की कीमत में इजाफा हुआ। इस फहरिस्त के अंदर डॉलर भी है, इस फहरिस्त के अंदर PIBs, इसके अलावा टी-बिल्स, इसके अंदर स्टॉक मार्केट भी है, इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी, यानी जो इस वक्त दीगर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्रिप्टो के अलावा जो लीगल या फॉर्मल बैंकिंग है उनका जिक्र इसमें मौजूद है। इसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, टी-बिल है, मनी मार्केट फंड्स है, हाउस प्राइस इंडेक्स है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स, प्लॉट्स प्राइस इंडेक्स, बैंक सेविंग अकाउंट यानी जो सेविंग अकाउंट में बैंक में पैसा रखते हैं वो मौजूद है, स्पेशल सेविंग अकाउंट, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, PIB 10 साल के बॉन्ड, KC 100 इंडेक्स। तो आपको अंदाजा होगा कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था अपना, आपके पास कैश पड़ा हुआ है, तो आपका पैसा उल्टा डूब गया, 10% का नुकसान हुआ 2022 में। अगर आपने PIB में पैसा डाला है जो 10 साल का बॉन्ड है, तो आपका 2% का नुकसान वहां पर हो गया। अगर आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में पैसा डाला था तो आपको 11% का मुनाफा मिला। अगर आपने यही पैसा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या किसी बैंक डिपॉजिट में रखा था तो आपको 11% का मुनाफा मिला था। और अगर आपने ये पैसा किसी प्लॉट, रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल हाउस प्राइस इंडेक्स के मुताबिक रखा तो आपका जो मुनाफा था वो 12 से 13% था साल 2022 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के हवाले से मामला है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं।
और इसी तरह अगर आपने किसी मनी मार्केट यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा रखा था, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में, टी बिल में रखा था, तो ये आपका मुनाफा 14% था, और अगर आपने डॉलर में रखा था तो ये मुनाफा 28% था। ये जो लोगों के घरों से डॉलर मिल रहे हैं, बिल्डिंगों से डॉलर मिल रहे हैं, उनके खजानों में, उनकी दीवारों के अंदर छुपे हुए डॉलर रखे हुए हैं, क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि डॉलर 2022 में 28% बढ़ा था। तो जिन जिन के पास कैश था, करेंसी इन सर्कुलेशन 8 खरब रुपए है, उन्होंने पैसा उठा के डॉलर में डाला और 28% मुनाफा कमाया। अगर वो स्टॉक मार्केट में डालते तो 10% का नुकसान होता। और इसी तरह से यही सूरत हाल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की, जहां 36% रिटर्न था, लेकिन सब में सरे फहरिस्त, सबसे सरे फहरिस्त इसमें कौन था? इसमें सरे फहरिस्त था सोना। सोने की कीमत में साल 2022 में 41% का इजाफा हुआ। यानी अगर आपके पास कैश था तो आपके लिए बेस्ट एवेन्यू और इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपने आप को हेज करने के लिए, दैट वाज गोल्ड। 41% का रिटर्न था। अगर इसी कीमतों का जायजा एक साल के अंदर लिया जाए तो 1,08,000 पर 10 ग्राम से बढ़कर 1,57,000 ये हो गई 2021 में। और ये जो फर्क आया था, ये 2022 की रिपोर्ट है जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। फिर ये सिलसिला 2023 में भी जारी रहा और हमने देखा कि लोग अपना कैश गोल्ड में रखते रहे। और यहाँ पर भी हमने देखा कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है और इस तरह से एज एन एवेन्यू इसको इस्तेमाल किया गया। अब आपको इस पर रोशनी डालते हैं कि गोल्ड के एक्चुअल इंपोर्ट्स कितने हैं। अगर एक्चुअल इंपोर्ट्स पर रोशनी डाली जाए तो दीज आर $34 मिलियन। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर तकरीबन 25 करोड़ आबादी अगर है तो उस हिसाब से $34 मिलियन कुछ भी नहीं है। तो अगर $34 मिलियन 25 करोड़ आबादी यानी तकरीबन 37,500 तोला या 37,000 तोला अगर ये बनता है, तो 25 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 37,000 तोला, क्योंकि हम गोल्ड खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो फिर ये डिमांड कहाँ से मीट हो रही है? ये स्मगलिंग से मीट हो रही है। और अगर हो रही है तो इसको रोका कैसे जा सकता है? ये क्रैकडाउन जो हो रहा है, इसको किस तरह, क्या इसके हतमी नताइज या देरीना नताइज हासिल करने के लिए और क्या इकदाम करने पड़ेंगे? ये सारे अहम सवालात हैं जो हमारे जहनों में। और साथ साथ ये भी कि ये जो डॉलर की एप्रिसिएशन और जो इनफॉर्मल मार्केट में जो खास तौर पे डॉलर बढ़ता था, हमने देखा कि क्या गोल्ड की मूवमेंट भी उसके साथ कोरिलेट कर रही थी, और अगर ऐसा था तो क्यों था? और ये इनफॉर्मल जो या फॉर्मल मार्केट्स में क्रैकडाउन क्या नतीजा लेकर आएगी? प्रोग्राम में खुर्रम शहजाद साहब माहिर मईशत साथ हैं, रशीद राय साहब जैन जेलो एसोसिएशन के हमारे साथ सरबराह भी होंगे, अहमद चुनॉय साहब होंगे, हारून चांद साहब होंगे हमारे साथ। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। खुर्रम शहजाद साहब से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब, आप फरमाइएगा, क्रैकडाउन का कोई असर होगा गोल्ड पे खास तौर पर? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, गोल्ड, एक तो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ। आपने शुरू में एक रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें आपने कहा कि गोल्ड टॉप पे रहा है। एक क्लैरिटी की उसमें जरूरत यह है कि पूरा साल 11 महीने तक, बल्कि 11.5 महीने तक गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई थी, और वो कोई एसेट क्लास नहीं थी जो कि लीड परफॉर्मेंस करे। वो आखिरी एक महीने में, आखिरी कुछ दिनों में हुआ ये था कि स्टेट बैंक ने जो ओपन मार्केट है इस पर कुछ शराइत लगाई थी कि जो भी डॉलर लेगा उसकी एक शर्त यह है कि वो जाके अपना पासपोर्ट देगा, टिकट देगा, बताएगा जी उसका रीजन क्या है करेंसी लेने का, और फिर वो बायोमेट्रिक और बहुत सारी चीजें थी। तो वो लोग जो है वो डॉलर नहीं ले पा रहे थे, तो लोगों ने किया ये कि वो गोल्ड की तरफ, जो ग्रे इकोनॉमी कह लें या कैश इकोनॉमी कह लें, जो डॉलराइजेशन हो रही थी वो गोल्ड की तरफ चली गई थी। तो गोल्ड जो है विद इन 2 वीक्स जो है वो डबल, ऑलमोस्ट जो है 50-60% बढ़ गया था। और जो है वो मुझे याद है कि तकरीबन कोई 1,30,000 से 1,35,000 से उठ के 2 लाख तक जो है प्राइसेस चली गई। तो खुर्रम साहब, मैं अगर आपसे पूछूं, असल मसला तो फिर कैश इन सर्कुलेशन है, जो ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। उसी पे आ रहा हूं जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, क्रैकडाउन, कमोडिटी पे क्रैकडाउन करना मेरा नहीं ख्याल कि बेस्ट अप्रोच है कमोडिटी पे, कि जी इस कमोडिटी को रोकें या यहाँ पे पैसा क्यों आ रहा है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना, जो जड़ है, अगर जब जड़ को नहीं पकड़ेंगे तो हमारा मसला हल नहीं होगा। वो जड़ आपने बिल्कुल सैफान बताई
करेंसी इन सर्कुलेशन है, और करेंसी इन सर्कुलेशन भी जड़ नहीं है। जड़ ये है कि कौन इसका कॉज बन रहा है करेंसी इन सर्कुलेशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद बन रही है। कैसे? पिछली गवर्नमेंट का ये है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे नहीं रोकती तो वो एंडिंग जो है वो डेट लेती जा रही है। आपको पता है पिछले 1.5 साल में क्या हुआ है? पिछले 1.5 साल में हमें फॉरेन डेट कम मिला है, यानी कि बाहर से कर्जा हमें कम मिला है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया, यूएई और आईएमएफ, ये मिला के $5.5 अरब हमें मिले हैं पिछले 3-4 महीने में, और हमने पे ज्यादा किए हैं पिछले 1.5 साल में। फॉरेन डेट की बात कर रहा हूँ। लोकल डेट 18%, लोकल जो बोरोइंग है 18% पे ग्रो हो रही है। दैट्स अ मैक्सिमम ह्यूज नंबर। उसके अगेंस्ट जो मनी सप्लाई है, यानी कि जो नोट छप रहे होते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक करता ही है कि आईएमएफ कहता है स्टेट बैंक को कि जी आप डायरेक्ट बोरोइंग ना करने दें, गवर्नमेंट को डायरेक्ट आप जो है ना वो कर्जा मत दें। तो स्टेट बैंक क्या करता है? स्टेट बैंक पैसा छापता है, बैंकों को देता है, और बैंकों के थ्रू गवर्नमेंट बैंकों से ले जाती है। तो स्टेट बैंक इनडायरेक्टली फंड कर रहा है, जो कि उसका एक रोल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी बोरोइंग पे जब तक कंट्रोल नहीं करेगी, और वो कैसे नहीं करेगी? जब तक खर्चे कम नहीं होंगे। वो खर्चे कैसे कम नहीं होंगे? एनर्जी के इश्यूज, एनर्जी में इनएफिशिएंसीज, नॉन रिकवरीज, फिर आपके पेंशन के इश्यूज, सिविलियन गवर्नमेंट के इश्यूज, आपकी ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज, आपकी जो है वो प्रोविंशियल और फेडरल के जो डुप्लीकेशन है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज की, वो तो खर्चे जब कम नहीं होंगे तो पैसा कम छपेगा नहीं। लेकिन खुर्रम साहब ये बताएं कि ये तो आप पूरा साइकिल है, ये तो समझ में आता है, लेकिन इस साइकिल में फिर ये जो हमने देखा है, हुकूमत ये भी नहीं कर रही कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए, जिसका साइज भी ऑलमोस्ट 86 ट्रिलियन 85 ट्रिलियन बताया जाता है, वो उसको भी कुछ नहीं कर रही। यानी हमने भारत की मिसाल देखी है, कीनिया की मिसाल देखी है, जहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये भी नहीं हो रहा यहाँ पे। तो आप डॉक्यूमेंटेशन को छोड़ दें, अभी मैं तो बेसिक बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन तो होनी चाहिए, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि जी मैंने नल खोल के रखा हुआ है और मेरा कर्जा जाता जा रहा है और उसमें नोट छपता जा रहा है, तो भाई नोट तो मैंने आज इतना छाप दिया है, रुपया मैंने इतना छाप दिया है कि अगले 1 साल 2 साल तक मेरी इन्फ्लेशन, मैंने फ्यूचर इन्फ्लेशन आज मैंने बुक कर लिया। आपको पता है मैंने आज कंफर्म कर दी फ्यूचर इन्फ्लेशन। तो भाई नोट तो कम करें ना छापना, उसको कम करें। अगर उसको कम करेंगे तो आपके यहाँ सप्लाई कम होगी रुपए की। डॉलर, आप मुझे बताएं, इनफ्लो नहीं है और मैं 14% पे जो है नोट छाप रहा हूँ और 18% में मैं डेट ले रहा हूँ। तो भाई मैंने तो एक तरफ नलका खोला हुआ है ना, उसको तो बंद करूं मैं, तब जाके मेरे डॉलर की वैल्यू ठीक होगी ना। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कमोडिटी पे क्रैकडाउन से आप कह रहे हैं ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमएच चौनोय साहब, डू यू एग्री विद दिस ओपिनियन? कमोडिटी पे क्रैकडाउन हो रहा है, गोल्ड पे हो रहा है, कीमतें गिरी हैं, डॉलर की कीमतें भी गिरी हैं, क्या जिसे कहा जाए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फायदा होगा या नहीं होगा? देखिए, मेरी राय मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारे मेजर्स जो हैं वो बिल्कुल सही है, और इन मेजर्स के पीछे एक स्पिरिट है, और स्पिरिट ये है कि लोगों को ये बताना है कि अब कानून की पासदारी होगी। अब जो है वो जिस तरीके से अनडॉक्यूमेंटेड इकनॉमी जो है वो फ्लरिश कर रही थी वो नहीं होगी, और लोग जो हैं वो मेरे ख्याल है डिस्करेज होंगे कि डॉलर्स या गोल्ड की शक्ल में जो है वो पैसों को अपने पास रखें, और कोशिश करेंगे कि किसी तरह डॉक्यूमेंटेड हो जाए। डॉक्यूमेंट होने के बहुत सारे रास्ते हैं। आपको आज भी पता है कि अगर आप डॉलर या गोल्ड नहीं रख रहे तो फिर प्रॉपर्टीज़ में जो है वो जो इनकी एक्चुअल वैल्यू है या इसकी जो कलेक्टेड वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है जो पार्किंग प्लेस होती है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाएंगी, और मैं ये समझता हूँ कि ये डॉलर्स और ये सारे जो है ना आज जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने पास से जो कैश डॉलर्स हैं उनको बैंकों में दे दें, उनको एक्सचेंज कंपनीज को दे दें। तो मेरे ख्याल है ये स्पिरिट जो है वो बिल्कुल सही है, इस पर कोई दो राय नहीं है। स्पिरिट सही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि लोग डिटरेंस आएगी और उससे लोग जो है वो इस तरफ आएंगे। गोल्ड में तो डिटरेंस किस तरह से आएगी? जो मार्केट है ज़्यादातर इनफॉर्मल है। अगर कोई सेव करता है तो वो ज्वेलरी के बजाय वो 24 कैरेट का बिस्कुट लेता है और उसकी ना कोई रसीद होती है। जब आप खरीदते हैं, आपको इल्म होगा, आप जाएं, आप सिर्फ रसीद हो काले कागज में आपको थैले में मिलता है और फिर आप उसको आके अपने पास रख देते हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रसीद नहीं देता, कुछ नहीं होता उसका। तो देखिए, लोग वो क्यों रखते हैं? दो वजह से रखते हैं। एक तो अपनी चले फैमिली सेविंग्स की बात कर लें, अपने बच्चों की सेविंग्स के लिए बात कर लें, और दूसरा जो है वो वैसे सेविंग्स के लिए कहते हैं कि जी डॉलर गोल्ड बढ़ जाएगा तो हमें नफ़ा हो जाएगा। लाख रुपए तोला सोना था, आज अगर 2.5-3 लाख रुपए तक चला गया था, और लोगों ने जो
है वो इसमें अच्छा मार्जिन कमाया, जैसे खुरमई ने बताया। मगर मैं ये समझता हूँ कि आगे जाकर अगर यही सूरत हाल रही क्रैकडाउन की, यही सूरत हाल रही गवर्नमेंट की टाइटनिंग की, तो मैं समझता हूँ कि डॉलर भी और फिर गोल्ड भी जो है वो अपनी एक्चुअल वैल्यू की तरफ चला जाएगा। हमारे पास इतना डिवैल्यूएशन हो गया था कि लोगों ने ये समझ लिया कि अब डॉलर रखने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, कि प्रॉपर्टीज़ में हमें अट्रैक्शन नहीं लग रहा था। बंद नहीं होगा ना सर, वो थोड़े दिन का खौफ, कितने दिन आपको लगता है कि मुसलसल एक दरवाजे को बंद कर दें अगर उसके ये होना इसमें पहला स्टेप तो मैं समझता हूँ ये है। दूसरे स्टेप में कोई ना कोई गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज ऐसी लाएगी कि जिसमें लोग डिस्करेज होंगे कि गोल्ड को या डॉलर को कैश की सूरत में रखें। तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्रैकडाउन शुरू हुआ है और उसके साथ ये मेजर्स भी आ जाएं। वक्त के साथ साथ 2-3 महीने के अंदर ये मेजर्स भी आ जाएंगे, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहबा से बात हुई थी। और मैं समझता हूँ कि ये इस मामले में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, लोग भी अब सीरियस नज़र आते हैं कि नहीं, पाकिस्तान की इकनॉमी को जो है वो बेहतर बनाना है, डॉलर की पोजीशन को जो है रुपए की जो कीमत है उसको मुस्तहकम करना है। तो ये सारे मेजर्स जो हैं वो इसीलिए हैं कि अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो जितना डिवैल्यूएशन होता है उतनी महंगाई हमारी बढ़ जाती है, उतनी हमारी बिजली महंगी हो जाती है, उतनी हमारी गैस महंगी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। ये नहीं हो सकता कि किसी एक चीज़ पर हम कॉन्सेंट्रेट कर लें। और जाहिर है जो इतने सालों का एक मैसअप है, उस मैसअप को ठीक करते करते इकनॉमी को सही ट्रैक पर डालते डालते थोड़ा सा वक्त दरकार है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक पेशेंस लेना चाहिए और इस पेशेंस के साथ हमें तमाम लोगों को, खास तौर पर मैं कारोबारी लोगों से कहता हूं कि ये रिजॉल्वेंस होना चाहिए कि अब ये ब्लैक मार्केटिंग वाला सिलसिला बंद करें, अब ये होर्डिंग्स वाला सिलसिला बंद करें। अच्छा, ये रशीद राय साहब आपकी राय जानना चाहेंगे। ये मुझे बताएं फिर, ये जो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ये सब कुछ हो रही है, ये कर कौन रहा है? ये आपकी एसोसिएशन में लोग होते हैं, ये अलग होते हैं, ये ज्वेलर हैं, ये जो कारीगर होते हैं जिनके पास एक्चुअल गोल्ड होता है, आप ही की दुकानों पर ये बिकता है या बिस्कुट या कहीं और बिकता है, क्या होता है ये मुझे बताएं जरा रशीद साहब। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं है जो आप फरमा रहे हैं, और ये अभी कुछ देर पहले मोहतरम ने बताया कि जो हमारी इकनॉमी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ठीक कहा इन्होंने। उसकी वजह क्या है, हमें ये ढूंढनी है उसकी वजह क्या है। देखें, जब एक शख्स आप आते हैं, आपकी शादी हुई, आपके वालदा ने जेवर खरीदा, जहाँ से भी खरीदा, अब उसके ऊपर जो मौजूदा है, अगर 2-3 साल में शादी हुई है तो उसके ऊपर जो जेवर खरीदा गया है उसके ऊपर 3.5% जो है वो GST है। अगर आपने प्योर गोल्ड खरीदा है, बिस्किट खरीदा है, तो उसके ऊपर जो है 18% सेल टैक्स है, अगर आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड है। और अगर आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो 21% है। और आप यहीं से अंदाजा कर लें कि अगर आपने 1 लाख रुपए का 24 कैरेट का बिस्किट लिया है और उसके ऊपर आप अंदाजा कर लें कि आपको 21% जो है वो सेल टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो शख्स आपको बेच रहा है, जो दुकानदार बेच रहा है, जो अदारा आपको बेच रहा है, अगर वो आपसे 2% 3% सर्विस चार्जेस लेता है तो उसकी कीमत कहाँ जाएगी? एसोसिएशन ने पिछले काफ़ी अरसे से, जो एसोसिएशंस हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को ये सजेशन दी थी कि आप इसका जो GST है वो 1% पे ले आए। इकनॉमी जो है वो 2-3-4 साल में रजिस्टर्ड हो जाएगी, सारे लोग 1% जो है वो अफोर्ड करना हर आदमी के बस में है। और ये 18% और 21%, ये आप अंदाजा कर लेंगे। अगर 1 लाख रुपए का रशीद साहब, मुझे सर ये फरमाएं कि सर ये जो आप कह रहे हैं कि 18% या 21%, तो ये तो रिसीट तो कोई होती नहीं इसकी, तो ये सेल्स टैक्स लगता कैसे और कौन लगाता है? क्योंकि नहीं, अगर आप देखें, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है खान साहब, ऐसा नहीं है। अगर आपको रसीद की तलब है, यानी आप रसीद चाहते हैं, तो आपको उनसे लेना पड़ेगा जो GST रजिस्टर्ड सेल करते हैं। और वो कितने हैं सर? क्योंकि आपकी एसोसिएशन में अदारे मौजूद हैं, ऐसे गिनती के होंगे ना, मेजॉरिटी तो नहीं होंगे उसमें। नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं यानी फिर भी सिस्टम तो है ना, अगर आप उससे मुस्तफीद होना चाहें तो आप हो सकते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ तो आप हम ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर रसीद, जिसके पास जो रजिस्टर्ड है या आपके जो रैकेट में है, उसके पास महंगा मिलेगा सोना, और फिर जो नहीं है उसके पास सस्ता मिलेगा, तो इस वजह से सस्ते की डिमांड और ज्यादा हो जाएगी। हाँ जी, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसका मतलब हल क्या है? इसका मतलब यही तो इशू है ना, कि अगर सस्ते की तरफ, तो वो लोग जो नहीं है रैकेट में, उनको रैकेट में किस तरह आपकी एसोसिएशन ला सकती है, हुकूमत ला सकती है? क्यों नहीं है वो लोग रैकेट में? देखिए, एसोसिएशन जो है वो तो उन्हें नहीं ला सकती, क्योंकि एसोसिएशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एसोसिएशन का कोई मेंबर नहीं भी है तो वो कारोबार कर सकता है, ऐसे कोई लॉज नहीं है। ठीक है, हमने गवर्नमेंट को सजेशन ये दी थी कि आप एक रेगुलेटरी अदारा बना दें, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट ने पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी टास्क फोर्स बनाई थी, उसमें पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्याम अमल में लाया जाना था, और अभी ये पेंडिंग है। अभी नई गवर्नमेंट है, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि वो उसको पाया तकमील तक पहुँचा दें।
उसके बाद ये किया जाए, बड़ा आसान सा है। पूरे मुल्क की माशियत जो है, स्पेशली जो गोल्ड के हवाले से जो चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंटेड हो सकती हैं, उनकी जो है तमाम जो लेन देन है वो उसका रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट जो है वो एक अदारा जो है वो नॉमिनेट कर दे, ठीक है, उसके बाद जितने भी पाकिस्तान में ज्वेलरी के काम से वाबस्ता लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जाए, और आने वाले आप देखेंगे 1 साल में जितना भी सेल एंड परचेज होगा उसका रिकॉर्ड आ जाएगा सामने। नहीं, लेकिन सर वो तो बहुत अच्छी एक विजुअल मेरे ख्याल से थिंकिंग है। मैं आपको एज अ बायर खुद बताता हूँ कि मैं इस वक्त कुछ माह पहले कुछ सेविंग्स थी, मैं गया, मैंने जाके बोला मुझे गोल्ड खरीदना है, तो उन्होंने आगे से मुझे ये बोला गया कि रसीद नहीं मिलेगी आपको, कि मैंने कहा रसीद दें, उन्होंने कहा, और सब में बड़ा गोल्ड की दुकान थी वो शहर कराची की, जिसका बहुत नाम है, मैं नाम या नहीं ले सकता लेकिन बहुत नाम है, बहुत बड़ी दुकान थी, और जिसपे यानी नोन दुकानों में जिसे कहा जाए कि उसमें थी। और मैं गया, मैंने जाके, और वो मैं क्यों खरीद रहा था कि मेरी बेटी की पैदाइश हुई थी, मैं सेविंग करना चाह रहा था उसके लिए, और मैं लेने गया था। ये अपना बता रहा हूँ जाती एक्सपीरियंस, काले थैले में डालकर उन्होंने मुझे दिया कि आप घर ले जाएं, आप हम रसीद नहीं दे सकते। तो ये सर फिर कौन सी दुकान में आप मुझे बता रहे हैं रसीद होती है? जी देखिए, आप अगर अभी सेक्टर के अंदर जो है, लेकिन जो वो ये होता है कि B2B है, ठीक है, तो वो सेक्टर के अंदर है। कराची में भी ऐसे लोग हैं जो GST रजिस्टर्ड है, और आप उनके पास जाएंगे तो वो आप GST सर वही पूछ रहा हूं, कोई आपका जो पूरे मुल्क में नेटवर्क है माशाल्लाह इतना बड़ा, तो इसमें कितने % या कोई नंबर है जिसपे हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड हैं, ये जाके हमें पता हो एज अ बायर कि हाँ जी ये रजिस्टर्ड है? कोई आपकी ऐसी फहरिस्त है? कितने लोग हैं आपके पास जो मेंबर्स हैं टोटल, में से कितने होंगे अंदाज़ा? ये तकरीबन जितने भी मेन ज्वेलर्स हैं जो इस वक्त ब्रांडिंग का आप सुन रहे हैं, वो सारे के सारे GST रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, ये हैरान को ना, वो भी ब्रांडेड था, लेकिन फिर भी इनकी तादाद कुछ काफी कम है। सही। अच्छा चलें, इसके इस मसले के दूसरी बात ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, मेरी बात सर इसका हल बताएं सर, इसका प्लीज। अगर हल की मैं आपको बताने लगा हूं, देखिए नहीं, आप देखिए, मैं काफी अरसा जो है वो सऊदी अरब रहा हूं, और वहां पे अराजी बैंक है, आप वहां जाएं, पैसे दे, वो आपको गोल्ड दे देते हैं। हम पिछले 20 साल से गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि आप हमें बैंक के लिए लाइसेंस दे दें। स्टेट बैंक जो है वो तो किसी बात का जवाब नहीं देता। अगर स्टेट बैंक को लेटर लिखा जाए तो कभी उनके लेटर में उन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक है। और मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये बात कहना चाहता हूँ, ये इसको इशू ना बनाया जाए। ये कुछ अरसे से गोल्ड को तमाम सेक्टर की बजाय, यानी उसको आपने गोल्ड के सेक्टर को आपने इशू बना दिया बहुत बड़ा, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे 15 से 18 लाख लोग जो रोजगार से वाबस्ता थे, उनमें से इस वक्त जो है 10 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हैं। उसकी वजह यह है कि ये मीडिया में आके जी गोल्ड वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो आप उसको देखिए, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट ये करे कि आप स्टेट बैंक को ये कहते हैं स्टेट बैंक के पास गोल्ड पड़ा है, तो उसके वो बार्स बना दे, उसके छोटे क्वीन बना दे, और आप स्टेट बैंक में पैसे जमा कराएं, या स्टेट बैंक किसी दूसरे बैंक को ऑथराइज कर दे, जैसे HBL है या अल्फला बैंक है, आप वहां पे जाएं, पैसे जमा कराएं, और स्टेट बैंक आपको गोल्ड दे दे। वो गोल्ड लेके आप हमारे पास आए, हम आपकी ज्वेलरी बना देते हैं। ठीक है, तो देखें ना, कोई भी ज्वेलर जो है, जहां तक मेरा ख्याल है कि खुर्रमशाह साहब, कुछ बैंक्स ऐसा कर रहे हैं, ये थ्रू बैंकिंग आप सेविंग कर सकते हैं थ्रू बैंक्स, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि अगर इनको रेगुलेट किया जाए, और स्टेट बैंक की रेगुलेटरी, तो ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। जैसे करेंसी मार्केट में अभी हमने देखा है एक ऐसा नोटिफिकेशन आया था, तो कैन वी डू दिस खुर्रमशाह साहब, ये मुमकिन है? देखिए, सारे बिजनेस जो है वो बैंक्स तो नहीं कर सकते ना, कि बैंक्स के पास आप गोल्ड भी खरीदें, उनसे आप करेंसी भी खरीदें, उनसे आप कपड़े भी खरीदें, उनसे आप जूते भी खरीदें, सब चीजें बैंक्स तो नहीं कर सकते ना। आपको हर बिजनेस की एक आपने वाइबिलिटी देखनी होती है, हर सेक्टर की वाइबिलिटी देखनी होती है, आपने रेगुलेट बिल्कुल करना होता है। मैं रेगुलेट का वर्ड यूज नहीं करता, मैं ये कहता हूँ आपको गवर्न करना चाहिए। आपको गवर्नेंस, जैसे जिस तरह स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट जैसे एक्सचेंज कंपनीज हैं, उनकी गवर्नेंस का फ्रेमवर्क थोड़ा बेहतर किया, कंसोलिडेशन की तरफ गए, थोड़ा सा उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। फिर बैंक्स को ये कहा कि जी आप करें, क्योंकि बैंक्स ज्यादा बेहतर रेगुलेटेड है, तो बैंक का तो एक रेलेवेंट एंगल है ना उनके साथ करेंसी डीलिंग के साथ, क्योंकि बैंक में भी करेंसी डील होती है, इंटर मार्केट में होती है, तो वो क्यों नहीं जो है अपनी एक रिटेल शॉप खोल सकते हैं, और वो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खोल सकते हैं। जहां तक गोल्ड का ताल्लुक है, देखें 3-4 जो है ना एसेट क्लासेस हैं जहां पे पाकिस्तान में पैसा घूमता है, और पैसा जो है वो ग्रे इकोनॉमी में। मैं गोल्ड वालों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो गोल्ड में पैसा डालते हैं, या जो रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं, या जो आपके पास प्राइस बॉन्ड्स थे पहले उसमें पैसा डालते थे। तो ये ग्रे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स हैं, इनको गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज भी करना है। जो वेंडर्स हैं, जो गोल्ड वाले हैं, या जो करेंसी वाले हैं, या फिर जो भी रियल एस्टेट वाले हैं, इनको आपने गवर्न बेहतर करना है कि इनकी रजिस्ट्रेशन भी हो, इनके लाइसेंसेस भी प्रॉपर हो, इसमें बड़े प्लेयर्स भी हों, ट्रांसपेरेंट हों, और वो प्राइस मैनिपुलेशन भी ना करें। इसी तरह से दूसरे एंड पे जो बायर है
उसके लिए भी आपने ऐसे करना। आपने रिटेल सेक्टर में किया है ना थोड़ा बहुत, कि आपने पॉज लगा दिया, पॉज के थ्रू उसकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई, यहाँ से आप 1 रुपए भी ले रहे हैं कस्टमर से, तो वो एक तरह से आपको जो है वो ऑथेंटिकेशन भी हो रही है। तो क्यों ना गोल्ड में ये किया जाए कि गोल्ड को भी बेहतर गवर्न किया जाए। और ये जो बात कर रहे हैं ना हमारे कोलीग कि जी 21% सेल्स टैक्स लगता है नॉन फाइलर को और 18% लगता है फाइलर को, और 4.5% 3.5% आपका ज्वेलरी पे है। ये बिल्कुल टैक्सेस हैं, लेकिन मुझे बताएं ना कि गोल्ड से कितना टैक्स इकट्ठा हो रहा है इस वक्त। उसकी वजह यह है कि जो गोल्ड ये पता है यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बिजनेस की, कि जो गोल्ड वाले ना वो खुद भी ये मजबूर होते हैं कि भाई एक अगर नॉन रजिस्टर्ड गोल्ड वाला 18% कम करके प्राइस में गोल्ड बेच रहा है, तो मेरा क्या फायदा कि मैं जो हूँ जो है रजिस्टर हो जाऊं, या मैं जो हूँ सेल्स टैक्स से चार्ज करूं। ये तो कंपैरेटिव फॉर्मल नॉन फॉर्मल इकोनॉमी का ये तो प्रॉब्लम है कि आप रजिस्टर सबको करें और ये मैंडेटरी बनाए ना कि भाई आप जो है 18% से नीचे नहीं बेचेंगे। इसका कोई मैकेनिज्म हो जो इसको रेगुलेट गवर्न कर सके। एफबीआर हो या कोई हमारे जो इदारे टैक्स लेते हैं, या प्रोविंशियल इकोनॉमी हमारी वो टैक्स लेती है, तो वो ये रेगुलेट मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और ये भी है कि जितने भी करप्शन के केसेस पकड़े जाते हैं एयरपोर्ट से, मिसाल के तौर पे कस्टम ऑफिशियल्स रिसेंटली पकड़े गए, एफआईए ने केस बनाया, करप्ट पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट या कोई भी कहीं से भी जिसका ताल्लुक हो, तो जब छापा पड़ता है तो उसके पास से भी गोल्ड जो है बरामद होता है एज ए ट्रांजैक्शन मनी जिसे कहा जाए। अगर आप बहुत से मामलात में खासतौर पर सूबे सिंध में गोल्ड का इस्तेमाल होता है, लेन देन में इस्तेमाल होता है, तो ये तो एक जिसे कहा जाए कि यहाँ का एक नेशनल करेंसी फॉर करप्शन बन चुकी है। वो क्यों बन चुकी है खुर्शीद साहब, इसको कैसे गवर्न करे, क्या होगा इस सिस्टम में? ये सफान देखिए, पूरी दुनिया में ना जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ये जो मेटल्स होते हैं या इस तरह की कमोडिटीज होती हैं, ये पूरी दुनिया में जो है सोर्स ऑफ ब्लैक मनी होती है या स्टोर ऑफ ब्लैक मनी होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, या आप ये ना समझें कि सिर्फ पाकिस्तान में गोल्ड जो है ना वो एज ब्लैक मनी, ऑल्टरनेट टू ब्लैक मनी यूज होता है या स्टोर ऑफ वैल्यू यूज होता है। देखें, बिल्कुल चिराग साहब ने बिल्कुल सही कहा, हमारा कल्चर भी ऐसा है, हम अपने बच्चों के जो मिडिल क्लास है, लो क्लास है, वो गोल्ड में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि अपने बच्चों के लिए वो जो है वो चीजें कर रहे होते हैं, और अपने बच्चों के लिए जो है वो अपनी मुस्तकबिल बना रहे थे। आपने खुद बड़ी एग्जांपल दे दी कि आपने क्या किया गोल्ड में सेविंग्स करने के लिए, तो हमारा ये भी एंगल है। लेकिन बात ये है कि इसको गवर्न करने के लिए हमें पहले तो वेंडर्स को देखना होगा कि किस तरह से वो डील करते हैं इस मार्केट के अंदर, फिर जो बायर है उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उसको हमने देखना है कि वो कहां से पैसा लेकर आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है। जैसे मैं करेंसी की एग्जांपल देता हूं, स्टेट बैंक ने एक चीज ये डाली कि भाई जो भी करेंसी लेगा वो पहले अपने बायोमेट्रिक करे, अपना पूरा जो है वो शजर नसब बताए, अपने जेन्युइन जो है नीड बताए। तो क्यों नहीं गोल्ड में ऐसा हो सकता? क्यों नहीं गोल्ड में जो है आप ये कर सकते हैं कि गोल्ड जो लेने आ रहा है वो किस वजह से लेने आ रहा है? भाई अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेने आ रहा है बिल्कुल लेने आए, लेकिन क्या जेन्युइन पैसा है उसके पास? वो पैसा ट्रेल कहां से लेकर आ रहा है? तो ये सब काम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? इस तरह से प्रॉपर्टी में भी होना चाहिए कि प्रॉपर्टी में जो है अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो कहां से पैसा आ रहा है, जो ट्रेल है ना, ट्रेल ये पता चलेगी ना, तो नेचुरली प्राइसेस जो है वो खुद अपनी जो है मार्केट पे आएंगी, तो जो बायर होगा वो भी जेन्युइन होगा, जो सेलर होगा उसके बाद ये जो राय दी रशीद राय साहब ने, अहमद शाह साहब, मेरे से दुरुस्त थी कि आप गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गवर्न करे बेहतर। खुर्शीद शाह साहब भी बोल रहे हैं, राय साहब ने भी कहा कि स्टेट बैंक को हम लिख रहे हैं कि आप कुछ करें। तो एक तो ये मसला है कि ये जो जब हम ये कहते हैं कि गवर्न करें तो केवाईसी की जो बात कर रहे हैं, तो करेंसी मार्केट के एक्सचेंज डीलर्स तो यहाँ बैठ के सिर्फ ये रोते, हमारे पास बैठ के जितनी बार भी आते हैं कि इतना स्ट्रिंजेंट कर दिया है कि जिसकी वजह से ग्रे मार्केट फ्लरिश कर रही है। तो हम अगर स्ट्रिंजेंट कर दें ये सारी रिक्वायरमेंट जो खुर्शीद साहब बता रहे हैं कि केवाईसी भी हो, पूछा भी जाए, ट्रेल बताई जाए, इनकी रशीद साहब अगर कारोबार करें इनसे पूछा जाए, तो होगा क्या? वो इनफॉर्मल में चला जाएगा, जिसको खरीदना होगा वो क्या करेगा? देखिए, ये सारी बातें तो आइडियल उसकी हैं कि जब हर चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाए, हर चीज़ जो है वो, चाहे मेरी आप गोल्ड लेने जाते हैं तो आप भी डॉक्यूमेंटेड मनी से गोल्ड ले रहे हैं और आपकी सारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो आ रही है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि आज भी मेरा मुताद अंदाज़ा ये है कि 60-65% जो है वो हमारी ग्रे इकनॉमी है, और इस 60-65% ग्रे इकनॉमी के साथ आप ये सारे वेंचर्स जो है वो इतनी आसानी से नहीं कर सकते। आपको ये बतदरीज इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो है वो इस नेट में लाना पड़ेगा। आज भी हम रिटेलर्स को, मैं वैसी जनरल कमोडिटी की बात कर रहा हूँ कि रिटेलर्स को हम आज भी जो है वो नेट में नहीं ला सके सेल टैक्स के, और वो भी जब दुकानों पे अगर फिक्स टैक्स लगता है सेल टैक्स तो भी हड़ताल हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ भी वो रिएक्शन जो है वो आ सकता है।
होना ये चाहिए कि हम इसको बतदरीज नाफिजुल अमल करने का एक कोई फार्मूला लेकर आएँ, लोगों को वॉलंटरी जो है वो इस स्कीम में लाते रहें और उसकी कोई इंसेंटिव भी दे दें कि वो इंसेंटिव जो है वो बड़ा इंसेंटिव हो जाएगा और लोग आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ चले जाएंगे। पहले तो ये सारे काम करने के लिए मैं फिर कहता हूँ कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें 80 to 90% जो है वो इकनॉमी डॉक्यूमेंटेड होती है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मेरे हिसाब से तो 40% भी नहीं है, जब मैं 60-65% की बात करता हूँ। तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। हम कोई ऐसा कदम ना करें कि जिससे इकनॉमी जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए और जो सिलसिला हमारा हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं उसमें कोई बैकलैश आ जाए। ज़ाहिर है गोल्ड और ये करेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके लिए जो मुमकिन चीज़ें हो सकती थी बॉर्डर्स के ऊपर, वो इस केटेगर गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, मैं कहता हूँ कोशिश की है, और उसका काफ़ी हद तक बेहतर नतीजा सामने आया है कि हमने तकरीबन 35-40 रुपये डॉलर की जो है वो तंजली देखी है। तो ये वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को प्लान करके किया जा सकता है। आज हम ये कह दें कि जी सारों को रजिस्टर कर दो, अभी रजिस्टर कर दो, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता और ये चीज़ें जो है वो बैकलैश कर जाएंगी। आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे पास ट्रेडिशनली जो है अगर ये कर भी दें रजिस्ट्रेशन, तो जो लोगों के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, चाहे घरों में पड़ा हुआ है, चाहे दुकानों में पड़ा हुआ है, चाहे मैंने सेविंग्स के तौर पे रखा हुआ है, उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे? वो मैं आई एम श्योर कि वो भी 80% अनडॉक्यूमेंटेड होगा, 20-25% लोगों की बुक्स ऑफ अकाउंट में होगा। हम देखें रियलिटी के सामना करें, हम ये ना कहें कि जी नहीं होना चाहिए, होना तो ज़रूर चाहिए लेकिन है नहीं, और उसको जो नहीं है उसका लाएमल कैसे लाएं उसको देखने की बात है। हम तो इस वक्त गोल्ड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं आपसे ये कहता हूँ कि डॉलर को जो है वो रेगुलेट करना है, ताकि ये जो डॉलर का बढ़ना था और उसके साथ महंगाई का बेतहाशा इजाफा होना था, बिजली महंगी होनी थी, गैस महंगी होनी थी, इन सब चीज़ों को मैनेज किया जाए। और सेकंड फेज़ में जो है वो हम दूसरी जो है कमोडिटी आइटम्स ले लें, चाहे वो गोल्ड हो, कॉपर हो, सिल्वर। डॉलर भी आप देखें ना तो वो आपकी जो एक्सचेंज कंपनीज थी वो ही ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन जो थी वो उन्हीं के जरिए प्रिवेल हो रही थी, और फिर जब हम ये डंडा के लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं वो चला तो सब एकदम रुक गया, उन्होंने सरेंडर करना भी शुरू कर दिया टू द इंटरबैंक मार्केट, वो कमी हो गई। अब सवाल यही है ना कि वो डंडा कब तक अपना डिटरेंस बरकरार रखेगा? ये देखिए मेरी बात सुनिए, असल में तो स्ट्रक्चरल चीजें चेंज होनी है ना, ये स्ट्रक्चरल चीजें, तासीर कब तक रहेगी? ये डंडा जो है ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट के तहत चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आज हमने कर लिया और कल छोड़ दिया तो हम पता नहीं 350 का डॉलर देख सकते हैं। तो मेरा मुतमईन नज़र ये है कि हम इन चीज़ों को जो है वो कांस्टेंट प्रेशर रखे जाएं, और जहाँ कांस्टेंट प्रेशर होगा वहाँ मैं समझता हूँ कि इकनॉमी में एक स्मूथ टर्न आ जाएगा, और उसकी ज़रूरत है। देखिए आज भी मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी आके कहता रहा हूँ कि डॉलर की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 250-60 के से ऊपर नहीं है। तो हमें पहले तो उस सफ़र की तरफ जाना है और उसके बाद हमारी जो है वो चीज़ों को बेहतर बनाना है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमने बात की थी SIFC की, उसकी इन्वेस्टमेंट्स की, उसके पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो, और आने वाले वक्तों में जो है वो बहुत हम बेहतरी की तरफ जाते हैं। माना कि बहुत बड़ा क्राइसिस है, पेमेंट का भी क्राइसिस है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो ये एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम रशीद राय साहब की भी राय जानते हैं, अहमद चुनॉय साहब भी, कि मजीद हम हल की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, वो हल जो कि मुस्तकबिल में जो इसको सस्टेन कर सके, और ये ना हो कि वो रोल बैक हो जाए, यू टर्न हो जाए, ऐसा ना हो। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज अहम तरीन सवालात, गोल्ड स्मगलिंग, टास्क फोर्स का क़याम, क्रैकडाउन्स, गोल्ड की कीमतों में कमी, कितनी देर पा है, ये सवाल पूछ रहे हैं। रशीद राय साहब, एक टास्क फोर्स भी बन चुकी है, इससे पहले एक टास्क फोर्स पहले बनी थी और वो प्रमोशन के लिए थी, अब क्रैकडाउन्स के लिए है। ये जो सब हो रहा है इसमें आपकी एक्शन जो है उसका कंसेंसस शामिल है विद द टास्क फोर्स, यानी आप कम्युनिकेशन में हैं, किस तरह से ये पूरा अमल हो रहा है सारा? जी बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि जब पहले टास्क फोर्स जो बनी थी जी, उसमें हमारी एसोसिएशन और मैं भी उसमें शामिल था, लेकिन जो अब बनी है, ये जो पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, उसमें मैं शामिल नहीं था। और ये बताएं कि अब जो क्रैकडाउन्स हो रहे हैं
इसमें क्योंकि जैसे एक्सचेंज कंपनीज की मिसाल हमारे सामने है, वो कहते हैं कि हमने कहा था कि यहाँ पर सादा लिबास एहलकार खड़े हो जाएं या फिर ये सब कुछ हो, तो ये जो गिरफ्तारियां या क्रैकडाउन या जो भी हो रहा होगा इस पर क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं या खुद आइडेंटिफाई हो रहे हैं, खुद इदारे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस तरह से ये सारा अमल हो रहा है? देखिए, ये मेरे ख्याल में तो ये गलत है। उसकी वजह ये है कि जब गवर्नमेंट हमें कोई फैसिलिटेशन नहीं देती ज्वेलर्स को, तो होना कि गवर्नमेंट हमें कोई फैसिलिटेट कर रही हो। देखें, ये अभी इन्होंने बात की थी कि इकोनॉमी जो है वो डिजिटलाइज और डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए होगा कि 2 कदम आगे आना होगा। देखिए, हमारे पास कस्टमर आता है, वो अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड देता है तो 3.5% वो चार्जेस कट जाते हैं। अगर उसने 1 लाख रुपए का सामान लिया है तो उसके ऊपर 3.5% वो लग गया। तो ये गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा। ये जो पॉलिसी मेकर हैं, ये अगर आप कहें तो सर ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड है ना, सिर्फ गोल्ड के साथ तो नहीं है 3.5% या जो रेट है मुख्तलिफ, वो हर जगह ही है। पेट्रोल पंप है ना, क्यों नहीं है? पंप्स पर भी है। अगर आप अपने बैंक चार्जेस हैं, देखें, आपने अभी गोल्ड परचेज किया, अभी आप किसी ज्वेलर्स के पास गए, जब उसे आप अपना क्रेडिट कार्ड देंगे तो 3.5% तो उसके ऊपर चार्जेस हैं, वो लिख के लगाए चार्जेस हैं। नहीं, लेकिन आप बैंक भी काटता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर आपके पास जो खरीदने आए उसका आप पूरा KYC करें, जैसे डॉलर में होता है कि आप ये बताएं कि आप कौन हैं, आपका ट्रेल क्या है, पैसा कहां से आया, क्यों खरीद रहे हैं, तो क्या आप लोग करने को तैयार हैं? ये देखिए, क्या गवर्नमेंट ने हमें कोई ऐसी अथॉरिटी दी है कि हम उनसे ये पूछ सकें? अगर आपने अपनी बच्ची के लिए अगर ये लिया है तो वो ज्वेलर्स ने आपसे पूछा कि आपके पास पैसे कहां से है? मैं यही तो कह रहा हूं, अगर किया जाए तो आप कर्ज करने को आप लोग तैयार हैं? जी, देखिए, उसका मैकेनिज्म हमारे साथ बैठ के बना लिया जाए ना, हम उसके ऊपर SOPs बना लिए जाएं, कुछ हमारी राय उसमें शामिल हो, कुछ गवर्नमेंट की राय शामिल हो, तो वो करने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, हम मुल्क है तो हम है ना, मुल्क के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं ना। हमने देखे ना, अगर 5-4 करोड़ रुपए की एक दुकान बना के हम बैठे हैं तो वो किस लिए बैठे हैं? हम कारोबार करने के लिए बैठे हैं। सही, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं अपने बैंक को, स्टेट बैंक को जो लिखा है उसमें आपने क्या लिखा है? स्टेट बैंक को ये लिखा है कि हमें रेगुलेट किया जाए। क्या स्टेट बैंक से कोई जवाब आप कह रहे हैं नहीं आया है? आप लोगों ने मुतालबा क्या किया एग्जैक्ट, अगर आप बता सकें जिस पर? देखिए, हमने स्टेट बैंक से ये मुतालबा किया था कि स्टेट बैंक के पास गोल्ड रिजर्व में पड़ा हुआ है, ठीक है, और हर मीटिंग में गवर्नमेंट ये कहती है जी हमारे ऊपर, जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी स्मगलिंग आप कर रहे हैं, तो हमें गोल्ड प्रोवाइड गवर्नमेंट कर दे ना। गवर्नमेंट के पास गोल्ड पड़ा हुआ है, ये ऑप्शन कर दें कि जी ज्वेलर्स जो हैं, जो मिसाल के तौर पर क्राइटेरिया एक बना दें कि जी हम जो है 100 किलो सोना जो है वो मार्केट में सेल करना चाहते हैं, और जो बुलियंस का काम कर रहे हैं या जो ज्वेलर्स हैं वो हमसे गोल्ड खरीद लें। अब जब हम इनसे गोल्ड खरीद लेंगे, जो हम इनसे खरीद लेते हैं वो गोल्ड, और उसके बाद जब हम वो बेचेंगे तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो बिल्कुल आसान है ये। सही, और फिर जो आप बेचेंगे उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो आप खरीदेंगे उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, और फिर ये पूरा एक सिस्टम आपका रैकेट में आ जाएगा। लेकिन ये मुझे बताएं सर कि जो हमारी इंपोर्ट है वो $34 मिलियन की है लगभग, जो लास्ट ईयर की, अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ यही फिगर्स हैं लास्ट ईयर के, तो ये मुझे बताएं कि जो हमारी डिमांड है वो उससे काफी बड़ी है, तो ये कहां से पूरा हो रहा है? और अगर स्मगलिंग पे क्रैकडाउन हुआ है तो फिर तो डिमांड जो उसको केटर कैसे करेंगे आप लोग? फिर कीमतें और तो नहीं बढ़ जाएंगी कहीं दोबारा? देखें खान साहब, हमारी जो डिमांड है इसमें कोई शक नहीं कि वो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन उसका तकरीबन 70% जो है वो रिसाइकल गोल्ड है। मिसाल के तौर पे आपकी मिसेज ने, आपकी वालदा ने ज्वेलरी बनाई थी 30 साल पहले, 40 साल पहले, वो देखें वो रिसाइकल, आप आए हैं शॉप के ऊपर, आपने कहा जी ये सेट है तो ये मुझे नया सेट चाहिए, तो वो जो हमारे पास सेट आया आपने उसको गलाना है ना, मेल्टिंग करनी है उसकी। आप क्या अब ये कह रहे हैं कि जो $34 मिलियन है ये ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी डिमांड को, या डिमांड इससे ज्यादा है या इससे कम है, या यही है डिमांड जो रिफ्लेक्ट हो रहा है $34 मिलियन? देखें, ये जो फिगर है ये इसमें मुतजाद राय है, ठीक है, ये कोई ऑथेंटिक फिगर नहीं है। इसमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कुछ कहता है और हमारे ये जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो कुछ कहते हैं, तो लिहाजा जब ये एक पेज पे आएंगे, जब मेरे पास फिगर आएंगे तब मैं उनको कोट करूंगा। नहीं सर, लेकिन ये बात ठीक है कि तलब जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, यानी डिमांड बढ़ रही है, यानी डिमांड इससे तो ज्यादा ही है ना, वो फिर पूरी कैसे होती है? स्मगलिंग से होती है, कैसे होती है पूरी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, या ये दुरुस्त है $34 मिलियन की डिमांड? देखिए स्मगलिंग जो, देखिए आप ये जो बात बार बार कर रहे हैं स्मगलिंग की, वो जिसमें बताएं कि स्मगलिंग कैसे होगी, मुझे बताएं ना, आपके पास कोई सोर्स है ऐसा जिससे आपके इल्म में हो कि स्मगलिंग हो रही है या स्मगलिंग कोई कर रहा है? नहीं, मैं तो सर आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारी डिमांड $34 मिलियन है, एक्चुअल है, आप कह रहे हैं कि ये नंबर्स जो है कॉन्ट्रडिक्टरी हैं या इस पर एतराज़ात हैं लोगों के।
एक्चुअल नंबर्स हमें नहीं पता क्या क्या है इंपोर्ट के नंबर्स, इसका मतलब? देखिए, मैंने ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यह है कि डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चर है सेविंग का। जैसे आपने अपनी बेटी अभी पैदा हुई तो आपने उसके लिए गोल्ड ले लिया, इसी तरह हमारे यहाँ कल्चर है और जो जमाना कदीम से है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी वालदा को आपकी दादी से मिल गया, एग्जैक्टली मिल गया, सही है। वो यहाँ पे रिसाइकल गोल्ड जो है वो तकरीबन 70% जो हमारी जरूरत है वो पूरी कर रहा है, वो रिसाइकिल होता रहता है, वो इनहेरिटेंस में चल रहा है, वो ठीक है। जो स्मगलिंग वाला इशू है, तो ये गवर्नमेंट अदारे मौजूद हैं, अगर उनके रिकॉर्ड में कोई ऐसी चीज है तो सामने लाएं। सही नहीं, लेकिन मैं उन्होंने कोई लोग अच्छा, पकड़े मैं अगर इसको थोड़ा आसान करके सामने लाएं उसको। सर मैं सिर्फ ये स्मगलिंग को हटा दें, ये बात का डिडोरा पीटना की स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग को हटा देते हैं सर। मुझे ये बताएं तो भाई कौन कर रहे हैं? सर स्मगलिंग नहीं हो रही, मैं नहीं कह रहा स्मगलिंग, लेकिन मुझे ये बताएं सर कि ये कितना इंपोर्ट है हमारा एक्चुअल, ये नंबर आप हमारा ये आप बता वजह से हम जो है ना बेरोजगारी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। नहीं, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन बात की है कि जी एक्चुअल नंबर क्या है पता चले। मेरे पास एक क्योंकि आप ये कह रहे हैं ये फिगर दुरुस्त नहीं है, तो एक्चुअल सही फिगर क्या है? सीना बसीना, यानी वो रिलेशनशिप में है कि मेरे वालिद साहब से, मेरे दादा से जो काम एग्जैक्टली सर, मैं वो समझ रहा हूँ कि वो कल्चर में चल रहा है कि वो चलता आ रहा है। लेकिन ये मुझे बताएं कि इंपोर्ट कितना है? अगर मैं खुरम शाह साहब, आपके पास नंबर्स हैं, ये $34 मिलियन दुरुस्त है या नंबर गलत है? इस तरह ये काम चलता है। ये जो पॉलिसी मेकर है वो पहले इन हमारे मसाइल समझे, हमारे साथ टेबल पे बैठे और एसओपीज बनाने। अच्छा रशीद साहब, एक सेकंड, अगर मैं मुझे याद है खुरम शाह साहब से पूछ लो, मैं रशीद साहब एक सेकंड, रशीद साहब मुझे प्लीज अगर याद है, आपको मेरी आवाज आ रही है? रशीद साहब मेरी आवाज आपको आ रही है? रशीद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? रशीद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं जा रही है तो शायद उनका माइक आपको कर दें। तो जी खुरम शाह साहब, $34 मिलियन डिमांड है, इंपोर्ट है इन एक्चुअल, ये नंबर आगे पीछे है, क्या है खुरम शाह साहब? देखिए, आप बात कर रहे हैं ना, वो $34 मिलियन, $35 मिलियन जो है वो मेरे ख्याल में से कहीं ज्यादा डिमांड है। ये बहुत कम नंबर आप कोट कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ सैफान, अगर रशीद साहब, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ सवाल, जी आवाज आ रही है, कुछ मैं पूछना चाह रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मुझे अगर रशीद साहब ये बताएं कि टोटल पाकिस्तान में कितने जो है वो गोल्ड डीलर्स हैं या रिटेलर्स हैं, और दूसरा सवाल ये कि आपकी एसोसिएशन, सवाल आधा ही आया है खुरम शाह साहब, आपका आधा सवाल जो आया है वो खुरम शाह साहब शायद डिस्कनेक्ट हुए, कॉल ड्रॉप हुई है। अच्छा, रशीद साहब की भी कॉल ड्रॉप है, अच्छा सही है, और खुरम शहजाद साहब की आवाज भी फ्रीज हुई। अच्छा रशीद साहब आप आ गए। खुरम शहजाद साहब ने एक सवाल आपसे पूछा है। खुरम साहब साथ आ गए दोबारा। खुरम साहब आवाज आ रही है सैफान? जी जी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन खुरम शहजाद साहब? क्वेश्चन रिपीट। जी जी, अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन पूछना चाह रहा हूं कि टोटल कितने हैं पाकिस्तान में, और आपकी एसोसिएशन के अंडर कितने ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हैं, और तीसरा सवाल ये कि टोटल गोल्ड के इंपोर्टर्स कितने हैं? क्या जितने ज्वेलर्स हैं वो सारे इंपोर्टर्स हैं, या आपकी एसोसिएशन के जितने लोग हैं वो सारे इंपोर्टर्स हैं, या इंपोर्टर की तादाद कम है? ये थोड़ा सा अगर डेटा शेयर करें इंफॉर्मेशन के लिए। जी रशीद साहब देखेंगे आप रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, मेरा नाम है हाजी रशीद रे और मैं प्रेसिडेंट हूँ और एप जमजा का, ऑल पंजाब जेम मर्चेंट्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन का, ठीक है। इसी तरह दो एसोसिएशंस हैं, जो एक पजीता है जिसका हेड ऑफिस कराची में है और एक अबजस्टा है जिसका हेड ऑफिस लाहौर में है, ठीक है। तो ये जो आपने चीज़ें पूछी है वो उनके पास मेंबरान की तादाद कसीर होगी। हमारे पास जो पंजाब से मेंबर हैं वो चंद सौ के करीब हैं। अच्छा, और इंपोर्टर सारे हैं? वो पूछ रहे हैं खुरम शाह साहब का उसका हिस्सा दूसरा ये कि इंपोर्टर सारे हैं या क्या इंपोर्टर्स कुछ हैं, ये सब इंपोर्टर्स होते हैं उसमें? नहीं, इंपोर्टर्स नहीं है उनमें, इंपोर्टर्स नहीं है उसमें। नहीं, सब इंपोर्टर्स नहीं है, ठीक है। और क्या था खुरम शाह साहब, दूसरी आपने एक ये पूछा कि कितने हैं, वो कह रहे हैं ये आप दूसरी एसोसिएशन से मिलाकर फिर बता सकते हैं बेहतर, दूसरा सारे इंपोर्टर नहीं है, और क्या था? जी मेरा सवाल ये था, ये नंबर तो हमें पता हो कि रशीद साहब अगर कर लें कि एग्जैक्ट नंबर कितने हैं टोटल ज्वेलर्स, ये तो हमें पता होना चाहिए टोटल ना, और पंजाब में टोटल कितने हैं, और इसके अंदर वैसे पंजाब का हिस्सा डेफिनेटली ज्यादा भी बड़ी है पंजाब की कंपेयर टू। रशीद साहब इतना तो ये नहीं है, जो आपकी एसोसिएशन है उसमें कितने ये बता दें अगर। जी हमारे पास जो है तकरीबन 700 के करीब मेंबर है। अच्छा, और ये सारे पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, सारे पंजाब के? जी तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं टोटल फिर फैजान सैफान ये हो सकता है कि 700 की मैं एक प्रॉक्सी लूं अगर सिर्फ पंजाब की, तो सिंध में कम से कम 400 से 500 तो होने चाहिए, बलूचिस्तान में 100 होने चाहिए, केपीके में 300 350 होने चाहिए। तो टोटल जो है हमारे पास, मैं एक रफ नंबर यहां से मैं एक ड्राइव करता हूं
कम से कम हमारे पास 2000 तो ज्वेलर्स होंगे पूरे पाकिस्तान में। दुरुस्त। 2000 ज्वेलर्स पूरे पाकिस्तान में, इसमें हमारे पास रजिस्टर्ड कितने हैं इसका हमारे पास डेटा होना चाहिए, कितने टैक्स देते हैं, कौन जो है वो फाइलर है कौन नहीं है, ये डेटा तो हमारे पास होना चाहिए। जिस तरह से ओपन मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज का डेटा स्टेट बैंक के पास है, टोटल एक्सचेंज कंपनीज में आपको बता देता हूँ 52 या 53 है, जिसमें 24-25 जो है वो लार्ज कंपनीज हैं और 22-23 वो जो सब कंपनीज होती हैं जिनको स्टेट बैंक ने कहा है इसको कंसोलिडेट करो, बंद करो या आप बड़ी कंपनियां बन जाओ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डेटा पूछने का मकसद ये था कि इससे हमें आइडिया होगा कि कितनी बड़ी हमारी मार्केट है, कितने जो है हमारे डीलर्स हैं या रिटेलर्स हैं, कितने इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं। इससे बहुत क्लैरिटी हो सकती है इस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए, टैक्स ज्यादा बेहतर इकट्ठा करने के लिए। और एक आम आदमी से अगर गोल्ड वाले ये पूछें कि आप जो है किस मकसद के लिए गोल्ड ले रहे हैं, या फिर ये बता सकें कि गोल्ड मैंने किसको बेचा है, इससे बहुत ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, बेहतरी आ सकती है सेक्टर में और वॉल्यूम बढ़ सकती है। लेकिन गवर्नेंस के लिए पहली चीज ही जरूरी है कि नंबर्स तो हमारे पास है। चुनाव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर, क्योंकि हम केवाईसी करें, हम बेहतर करें गवर्नेंस, लेकिन हमें एक्चुअल नंबर्स तो पता हो कि हैं कितने डीलर्स। पाकिस्तान ने तकरीबन जुलाई अगस्त में $5 मिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया। अगर आप इस हिसाब से लगा लें तो शायद हमारी गोल्ड की इंपोर्ट जो है वो $30 मिलियन से ज्यादा है। और ये जो मार्केट है, मैं समझता हूं ये डिमांड रिफ्लेक्ट कर रही है, नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही। देखें, हमें हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें ये भी पता है कि गोल्ड जो है वो इलीगल मीन से ज़्यादा आता है बजाय इसके कि ऑफिशियल इंपोर्ट होता है। तो जो अनऑफिशियल इंपोर्ट हमारी है वो मैं समझता हूँ कि शायद इससे दुगनी होगी। और फिर वो तीसरी बात है कि जो ये कहा जाता है कि 70% गोल्ड जो है वो रिसाइकल्ड होता है, तो इसका मतलब है कि शायद $1 बिलियन से ज़्यादा हमारी गोल्ड की रिक्वायरमेंट है साल की, और ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारी एक ट्रेडिशन भी है, हमारा कस्टम भी है, और इसके बाद फिर लोगों की सेविंग्स भी हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिला के अगर $1 बिलियन से ज़्यादा जो है वो गोल्ड की कंजम्पशन पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान एक बड़ा ट्रेडर बन जाता है। इसमें अगर हम ये कह रहे हैं कि हम 34 इम्पोर्ट हो रहा है, इनहेरिटेंस का भी एक परसेंटेज है जो बता रहे हैं रशीद साहब के, इतना परसेंटेज फॉर इनहेरिटेंस हो रहा है, तो फिर कितना स्मगलिंग से केटर हो रहा है या दीगर इनफॉर्मल चैनल से हो रहा है? देखिए, अगर मैं बिल्कुल साफ ये आपसे कहूँगा कि अगर $34 मिलियन हम इंपोर्ट करते हैं तो शायद दुगनी जो है वो वैल्यू शायद हमारी जो है वो इलीगल मीन से आती होगी यहाँ पे, यानी अराउंड हम नहीं कि 70 to 75। जी बिल्कुल। तो मैं इसी हिसाब से कह रहा हूँ कि $1 बिलियन से ज़्यादा। तो अब अगर हम क्रैक डाउन करके इसको तोड़ देते हैं तो सर ये मुझे बताएं, फिर ये जो 70-75 की डिमांड पूरी नहीं होगी तो ये जो ऑफिशियल है, जैसे जो रजिस्टर्ड है, उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, दोबारा कीमतें बढ़ जाएंगी सोने की? नहीं, देखिए, हम इसमें फिर लीगल इंपोर्ट की तरफ जो है वो तवज्जो दे देंगे। लीगल इंपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की बढ़ सकती है और वो महंगी होगी निस्बतन। देखिए, इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर गोल्ड बिकता है पाकिस्तान में भी और सारी दुनिया में। आज गोल्ड की प्राइसेस अगर दुनिया में बढ़ जाती हैं तो पाकिस्तान में भी बढ़ जाती है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पाक रुपीज़ में। और आपको ये भी पता है कि हम सादी ज़बान में चमक का रेट कहते हैं, तो चमक के रेट से जो है वो डॉलर का रेट डिटरमिन होता है और चमक का रेट जो है वो गोल्ड का रेट है। तो ये सारी दुनिया में ये सिस्टम चलता है, चाहे वो दुबई हो, चाहे फार ईस्ट की मार्केट हो, चाहे मिडल ईस्ट की मार्केट हो, और इसी हिसाब से जो है वो सारा सिलसिला चलता है। इसमें देखिए, जो फैक्ट है उसको मानना चाहिए कि हाँ, इलीगल मीन से भी गोल्ड आता है, इंपोर्ट भी गोल्ड होता है। अच्छा, गोल्ड एक्सपोर्ट भी होता है, ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट होती है, उसके भी एक फिगर्स आते हैं हमेशा हमारे पास। तो ये बिजनेस को अगर रेगुलेट करने की बात है तो मैं रशीद साहब की बात से इत्तेफाक करूँगा कि बैठ जाएँ गोल्ड डीलर्स के साथ और बैठ कर एक लाइमल बना लें ताकि जो इलीगल मीन्स हैं उसको मिनिमम ब्लॉक किया जा सके और हम लीगल मीन्स को जो है वो ज़्यादा प्रमोट कर सकें। बहुत शुक्रिया। हमारी इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड अहमद चुनाव साहब, बहुत शुक्रिया आपका। रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फीडबैक जरूर देकर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।